नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 23वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो शिक्षण अभिरुचि रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो संज्ञानात्मक विकास का MCQ सीरीज़ करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का क्लास क्रमांक 22वां में ना संज्ञानात्मक विकास क्या होता है इसका थ्योरी क्लास आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पढ़ा चुका हूँ। और आज के इस क्लास में ना उसी से रिलेटेड जितना भी MCQ सीरीज़ बन सकता है, मतलब क्वेश्चन जो बन सकता है ना, उसका आज हम लोग प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। ठीक है, और आज का ये जो क्लास कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके तुरंत ही बाद इसका जो पूरा PDF है वो मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा। और व्हाट्सअप ग्रुप में कैसे आप लोगों को ज्वाइन होना है ये आप लोगों को बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ना आप लोगों का ना इसका जो क्वेश्चन का नंबर है उसमें आप लोगों को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसको छांट करके लाया हूँ। तो इसीलिए ना क्वेश्चन के क्रमांक में गड़बड़ी हो सकता है। और अगर आप लोगों को किसी प्रश्न में डाउट हो तो केवल आप लोग प्रश्न का जो संख्या होगा वो लिख लेना और उस डाउट को लिख लेना, तो आप लोगों को मैं रिप्लाई भी कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा सीधा पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। और आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाइएगा। और उसके अलावा अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। ठीक है, ताकि जब भी मैं क्लास लाऊँ ना तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों का उसका जो मैसेज है ना वो मिल पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहोगे तभी आप लोगों को मैसेज मिल पाता है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, और सबसे पहले मेरे आंसर लेने से पहले खुद आप लोगों को आंसर लेना है, क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोगों को रटना नहीं है, बाकी सारे प्रश्नों को आप लोगों को अच्छे से मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लग जाना निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, ऑप्शन बी बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास, ऑप्शन सी किशोरावस्था में संवेगिक विकास, या ऑप्शन डी किशोरावस्था में बौद्धिक विकास। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लग जाना निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? मूर्त परिस्थिति का मतलब ये होता है कि एक जो बालक है ना वो कोई भी चीज़ को देखता है जो उसके सामने वस्तु रखा हुआ है, तो उस स्थिति को क्या बोला जाता है? तो उसे मूर्त कहा जाता है। मतलब प्रत्यक्ष रूप से वो सामने में रखा हुआ है जिसे वो देख सकता है। तो इस प्रकार के जो माध्यम है वो मतलब सामने जो रखा हुआ चीज़ है उसको देख करके समझने लग जाना किस अवस्था में होगा? तो वो बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास से संबंधित है। ये आप लोगों को याद रखना है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। बाल्यावस्था का और एज क्या होता है? तो आप लोगों को बाल्यावस्था का एज का अलग अलग बताया हो ना, कि वो बाल्यावस्था का जो एज है वो 2 से लेकर के 12 वर्ष तक की जो बाल्यावस्था का एज है ना वो रखा गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना। और इस एज में क्या होता है, सामने रखे हुए कोई भी चीज़ होता है ना बालक के सामने, तो उसको देखता है और देखने के बाद उसके बारे में जब सोचने लगता है तो क्या विकास होता है जी? सोचेंगे तो उसका बौद्धिक विकास ही ना होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5वां को ध्यान से पढ़िए। एक व्यक्ति के संवेगों की पहचान होती है। ऑप्शन ए आनंद एवं सुख से, ऑप्शन बी आत्मगौरव से, ऑप्शन सी व्यक्तिगत भिन्नताओं से, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 5वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक व्यक्ति का संवेगों की पहचान होती है, तो एक व्यक्ति के संवेगों की पहचान जो होती है ना वो सभी हो जाएगा। आनंद एवं सुख भी हो जाएगा, आत्मगौरव भी हो जाएगा और व्यक्तिगत भिन्नताओं से भी हो जाएगा। कैसे? तो संवेग क्या होता है आप लोगों को ये बताओ ना। तो संयोग का मतलब होता है इमोशन होता है जी, आपके अंदर जो छिपी हुई इमोशन होता है ना, जैसे किसी प्रकार की खुशी में आप खुश होते हो, दुखी में दुखी होते हो, भूख लगने पर खाना खाते हो, ये तमाम जो चीज़ें हैं ना वो संवेग के अंतर्गत आता है, आपके इमोशन के अंतर्गत आता है। और ये जो संवेग है ना उसका प्रतिपादन विलियम मैकडूगल ने किया था। किसने? तो विलियम मैकडूगल नामक मनोवैज्ञानिक ने क्या किया था? 14 प्रकार के अलग अलग संवेगों को बताया था। ये आप लोगों को याद रखना है। भले ही आप लोगों को मैं थ्योरी में ना पढ़ाऊँ, लेकिन आप लोगों का ना इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा उसमें आप लोगों को बताते हुए चलूँगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि इस प्रकार से भी क्या है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो संवेग की जो अवधारणा है वो किसने दिया था? विलियम मैकडूगल ने दिया था। और उन्होंने 14 प्रकार के जो संवेग है वो बताए
बताया था, जैसे खुश, दुख, हंसना, रोना, ये तमाम जो चीज़ है ना वो अलग अलग जो है ना वो इमोशन को बताया था। ठीक है, केवल आप लोगों को याद रखना है संवेग का प्रतिपादन किसने किया था, विलियम मैकडूगल ने किया था। 14 प्रकार के जो संवेग है ना वो दिए थे, तो इतना आप लोगों को केवल ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 11वां को ध्यान से पढ़िए। वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास की सिद्धांत में स्कैफ फोल्डिंग का अर्थ है। आप लोगों को बताऊं कि स्कैफ फोल्डिंग क्या होता है। ऑप्शन ए, ऐसे कार्य की श्रृंखला जो बहुत कठिन है। ऑप्शन बी, सहायता के स्तर को बदलना। ऑप्शन सी, अधिक निपुण साथियों का एक शिक्षक के रूप में उपयोग करना। या ऑप्शन डी, बच्चों के जीडीपी का प्रभावशाली तरीके से मापन करना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। अधिक निपुण साथियों का एक शिक्षक के रूप में सहयोग करना इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में स्कैफ फोल्डिंग का क्या अर्थ है? तो स्कैफ फोल्डिंग का अर्थ आप लोगों को बताया होना, अभी भी बता दे रहा हूँ स्कैफ फोल्डिंग क्या होता है। स्कैफ फोल्डिंग को ना हिंदी में पाड़ा, मचान या ढांचा भी बोला जाता है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, चाहे या तो बोला जाए स्कैफ फोल्डिंग या पाड़ा या मचान या ढांचा क्या है बोला जाए, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोगों को बता रहा हूँ विस्तार पूर्वक। ठीक है, तो स्कैफ फोल्डिंग का मतलब ये होता है कि मान के चलो अगर आप कोई कार्य कर रहे हो तो उस कार्य में ना अगर आपके जो अधिक जानकार व्यक्ति होगा वो आपका सहयोग करेगा ना, और उस कार्य को धीरे धीरे जैसे ही आप सीख जाओगे तो उसका जो सहयोग है वो धीरे धीरे कम करता जाएगा, तो इसे ही स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं। आप लोगों को एक उदाहरण के थ्रू समझाया था पहले भी, अभी भी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मान के चलो एक जो बालक है वो शुरुआती में साइकिल चलाना सीख रहा है, तो साइकिल चलाना सीख रहा है तो वो क्या कर रहा है, पैडल तो मार सकता है लेकिन बैलेंस नहीं बना सकता है, तो क्या करेगा वो पीछे से ना उसके मम्मी पापा या जो भी उसका जो बड़े रहेंगे ना वो पीछे से उसकी साइकिल को पकड़ेगा और पकड़ करके उसको बैलेंस बनाएगा कि तू चला, मैं पीछे से पकड़ा हूँ बोल करके। और धीरे धीरे जैसे ही वो आगे चलाते जाएगा, धीरे धीरे बैलेंस बनाते जाएगा जो साइकिल चला रहा है वो बालक, तो धीरे धीरे ना वो क्या करेगा, जो पीछे में पकड़ा हुआ है उसका जो पेरेंट्स ना वो साइकिल को धीरे धीरे छोड़ते जाएगा। और एक वक्त ऐसा आएगा जब वो सीख जाएगा ना तो पूरी तरह से जो सहारा है ना उसको छोड़ देगा, मतलब बिना ना सहारा के वो साइकिल चलाना सीखेगा। तो जो ना बड़े बुजुर्ग द्वारा, मतलब जो बड़े बड़े जो उसके द्वारा सहयोग किया जाता है ना उसके पेरेंट्स द्वारा, तो उस सहयोग को क्या कहा जाता है, स्कैफ फोल्डिंग कहा जाता है। जब शुरुआती में उसको मदद करने की आवश्यकता होता है और जैसे जैसे वो मदद करने की आवश्यकता कम करते जाता है ना तो उसे ही क्या बोलेंगे, तो उसे ही स्कैफ फोल्डिंग कहा जाता है। एक और उदाहरण के साथ समझाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। स्कैफ फोल्डिंग का मतलब आप लोग ये ले सकते हो, पाड़ा, मचान या ढांचा करके। मान के चलो आप लोग घर बना रहे हो, घर बना रहे हो तो क्या करते हो, आप लोगों ने दीवार को उठाया और उठाने के बाद जब छत की ढलाई करने को आया ना तो ढलाई करने से पहले आप लोगों ने बल्ली वगैरह से, आप लोगों ने प्लाई वगैरह से ऐसे छत को क्या किए हो, सबसे पहले लकड़ी का सहारा देते हो ना छत की ढलाई करने के लिए। तो छत का ढलाई करते हो उसको सहारा की आवश्यकता पड़ता है, और जैसे आप छत की ढलाई किए सीमेंट कंक्रीट वगैरह से, जैसे ही 1 दिन 2 दिन 3 दिन हफ्ता भर हुआ उसके बाद धीरे धीरे क्या करते हो, सारे बल्ली को निकालते जाते हो। तो शुरुआती में ना ये जो स्कैफ फोल्डिंग किसे कहेंगे, तो शुरुआती में ये जो सहारा देने की आवश्यकता पड़ा ना और धीरे धीरे उसके सहारा को क्या किया जाता है, कम किया जाता है, तो इसी को क्या बोलेंगे, स्कैफ फोल्डिंग किया जाएगा। जैसे जैसे ना वो सक्षम होते जाएगा, उस कार्य को सीखते जाएगा या मजबूत होते जाएगा ना, तो वो सहारा को कम किया जाता है, धीरे धीरे पूरे बल्ली को क्या किया जाता है जी, निकाल दिया जाता है। शुरुआती में उसको सहारा की आवश्यकता पड़ता है, तो इसे ही ना क्या कहा जाता है, वाइगोस्की के अनुसार स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को? मान के चलो आप लोग अभी सीडीपी को अच्छे से पढ़ रहे हो, अभी मैं आप लोगों को सहारा दे रहा हूँ कि बेटा ऐसे पढ़ना, इस प्रकार से पढ़ना, इस प्रकार से आप लोगों को तैयारी करना है, मैं आप लोगों को सहारा दे रहा हूँ। जैसे जैसे आप सीखते जाओगे ना मैं अपना जो सहारा देना है, अपना जो गाइड करना है ना उसको कम करते जाऊँगा, और बाद में आप लोग क्या करोगे, एग्ज़ाम में खुद दिलाओगे तो पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाओगे आप लोग। तो ये जो मैं आप लोगों को सहारा दे रहा हूँ ना तो उसे ही वाइगोस्की ने स्कैफ फोल्डिंग कहा है, जिसे पाड़ा, मचान या और क्या कहा जाता है, तो पाड़ा, मचान या ढांचा कहा जाता है। तो ये आप लोगों को समझ में आया ना?
तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। भले ही लेट लगे आप लोगों को, लेकिन समझने पर जोर दो, रटना नहीं है आप लोगों को। प्रश्न को डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, घुमा करके पूछा जाता है, इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 12वां को ध्यान से पढ़िए। संज्ञानात्मक अधिगम एवं नैमित्तिक अनुबंधन में मुख्य अंतर यह है कि ऑप्शन ए, नैमित्तिक अनुबंधन केवल अमानुष जानवरों पर क्रियाशील होता है। ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक अधिगम में प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक अधिगम एक मानवीय घटना है। या ऑप्शन डी, संज्ञानात्मक अधिगम व नैमित्तिक अनुबंधन में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 12वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। संज्ञानात्मक अधिगम में प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? संज्ञानात्मक अधिगम एवं नैमित्तिक अनुबंधन में मुख्य अंतर क्या है? तो देखो, संज्ञानात्मक अधिगम और नैमित्तिक अनुबंधन में जो अंतर होगा ना वो संज्ञानात्मक अधिगम में प्रोत्साहन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होता है। संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट होता है ना, आप में जो सोचने समझने की, किसी प्रकार की समस्या को समाधान करने की जो क्षमता होता है ना, तो उसे ही संज्ञानात्मक अधिगम कहा जाता है, ठीक है, जिसे संज्ञान कॉग्निटिव के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन बी को आप लोगों को लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 13वां को ध्यान से पढ़िए। एक 12 वर्षीय बालक के सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम स्थान है। ऑप्शन ए आस पड़ोस, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी खेल का मैदान या ऑप्शन डी विद्यालय। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी खेल का मैदान इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक 12 वर्षीय बालक के सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम स्थान है। तो 12 वर्ष का जो बालक होगा उसके सामाजिक विकास के लिए खेल का मैदान ही सर्वोत्तम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मान के चलो एक जो 12 वर्ष का जो बालक है वो खेल के मैदान में जाता है और अलग अलग जो अपने दोस्त है, साथी, मित्र के साथ क्या करता है, खेलता है। तो खेल खेल में क्या होता है, सहयोग की भावना होता है, एक टीम में वर्क करके खेलते हैं ना, मतलब टीम में रह करके खेलते हैं तो टीम वर्क की भावना उसमें आता है, सहयोग की भावना होता है, मिलजुल कर क्या करते हैं, खेलना पसंद करता है। तो उसमें क्या होगा, सामाजिक विकास होगा ना जी, उसमें खेल की भावना होगा। तो इसीलिए एक 12 वर्ष का जो बालक होगा उसका जो सामाजिक विकास के लिए जो सर्वोत्तम स्थान होगा ना वो खेल का मैदान जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सहयोग की भावना निहित होता है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदर। चलिए प्रश्न क्रमांक 20वां को ध्यान से पढ़िए। मिट्टी से खिलौने बनाने के दौरान एक बालिका को अपने कौन से कौशल का विकास करने का अवसर मिलेगा? ऑप्शन ए स्थूल गत्यात्मक कौशल, ऑप्शन बी सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, ऑप्शन सी सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ध्यान से पढ़िए प्रश्न क्रमांक 20 को। मिट्टी से खिलौना बनाने के दौरान एक बालिका को अपने कौन से कौशल का विकास करने का अवसर मिलेगा? तो वो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल इसमें करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी नहीं होगा। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं है इसे। तो आप लोगों को बता दो, कई चीज़ें जो है ना वो आप लोगों को थ्योरी क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन में भी होगा और आप लोगों को ना इस क्वेश्चन में ही आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को समझना है। दो चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल होगा क्या? तो सबसे पहले सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल होगा और दूसरा जो होगा वो स्थूल क्रियात्मक कौशल होगा। ये दोनों क्या है आप लोगों को समझा देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। स्थूल का मतलब छोटा ले लेना, स्थूल का मतलब बड़ा ले लेना आप लोग, ठीक है। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल क्या होता है बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल का मतलब ये होता है कि आप अपना उंगलियों का प्रयोग करके, मतलब छोटे छोटे जो कार्य करोगे ना जिसमें आप हाथ की उंगली का प्रयोग करोगे, किसी चीज़ को पकड़ोगे, जैसे पेन से लिखोगे है ना, या किताब को हाथ से पकड़ोगे, या किसी प्रकार के अपने ना जो पैर की उंगली है उसको हिलाओगे, तो वो क्या कहलाएगा? तो वो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल कहलाएगा। मतलब यह है कि तमाम वो छोटे छोटे कार्य वो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल कहलाएगा। जो आप अपने हाथ की उंगली वगैरह से छोटे छोटे कार्य करोगे वो क्या कहलाएगा? तो
वो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल कहलाएगा। वहीं पर स्थूल क्रियात्मक कौशल क्या होगा? चलना, दौड़ना, भागना, कूदना, उफान करना, तमाम चीज़ जो बड़े बड़े कार्य होगा ना, वो तमाम चीज़ स्थूल क्रियात्मक कहलाएगा, जिसमें बड़ा जो कार्य है वो होगा। जैसे दौड़ोगे, जैसे चलोगे, किसी चीज़ को पकड़ोगे, कूदोगे, उठक बैठक करोगे, जिसमें आप लोगों का पूरा जो बॉडी है ना वो इन्वॉल्व होगा, तो वो क्या कहलाएगा? स्थूल क्रियात्मक कौशल कहलाएगा। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल में छोटे छोटे कार्य रहेगा, जैसे आप लोगों का उंगली का हिलाना, पेन का पकड़ना, किताब का पकड़ना, ये छोटे छोटे जो कार्य होगा ना वो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल कहलाएगा। ठीक है। इसमें क्या बोला है? मिट्टी के खिलौने बनाने के दौरान बोला है। तो एक जो बालक है, आप लोगों ने देखा होगा कि मिट्टी को सान करके क्या करते हैं? खिलौने बनाते रहता है ना। जैसे अलग अलग वो क्या बनाएगा? चूल्हा बनाएगा, किचन का सेट बनाएगा। तो उसमें क्या प्रयोग कर रहे हैं? अपने हाथ की उंगली का प्रयोग करके बना रहे हैं ना जी मिट्टी का खिलौना जो है वो। तो उंगली का प्रयोग किस में आ रहा है? सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल में आ रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहीं पर अगर पूछा जाता कि एक जो बालक है वो दौड़ रहा है, कूद रहा है, खेल रहा है, तो वो किस में आएगा? तो वो स्थूल क्रियात्मक कौशल में आ जाता। तो दोनों के डिफरेंस को आप लोगों को याद रखना है, पूछा जाता है अक्सर इसमें से क्वेश्चन। ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को ना केवल समझना है, इसीलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ। ठीक है। और अपना व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में कैसे ज्वाइन कर सकते हो? आप लोग इंस्टाग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए बाय MD धीवर करके, वहाँ पर आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिलेगा। मेरे प्रोफाइल में कमेंट करके बोल सकते हो कि सर मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ना है। तो वहाँ से आपके नंबर को लेकर व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दूंगा। उसके अलावा आपके स्क्रीन पर रैंडम एक व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, वो भी मेरा ही है। तो उसमें भी आप लोग कमेंट करके मैसेज करके बोल सकते हो कि मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ना है। तो वहाँ से भी आपके नंबर को लेकर के मैं व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दूंगा। और व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ने के लिए आप लोगों को केवल नॉमिनल जो चार्ज है वो आप लोगों को पे करने होंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ना मैं बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, बेहतरीन तरीके से आप लोगों को गाइडलाइन भी प्रोवाइड करूँगा। उसके अलावा सारे क्लास का जो PDF है वो इसी व्हाट्सअप ग्रुप में डालूंगा। और उसके अलावा आप लोगों का ये नॉमिनल चार्ज कितना लगेगा ये बताओ ना। तो आप लोग जो बाहर में जाके थोड़ा बहुत जो खाते हो ना उतना ही लूँगा जी, उतना ज़्यादा नहीं लूँगा कि आप लोग एफर्ट ना कर पाओ। और उसके अलावा ना ये जो है ना व्हाट्सअप ग्रुप इसीलिए बनाऊँ ताकि आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाओ। और मेरे को भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं चाहिए, कम लोग रहेगा चलेगा, मैं कम लोग को पढ़ाऊँगा, 10 20 50 को पढ़ाऊँगा चलेगा, लेकिन जितने को पढ़ाऊँगा ना तो बेहतरीन तरीके से उसकी तैयारी हो और उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, इस प्रकार से पढ़ाऊँगा। ठीक है। और जो भी गाइडलाइन चाहिए वो सारी चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। केवल आप लोग बुक से पढ़ोगे तो केवल जो बुकिश नॉलेज है वो हो पाएगा, रट लोगे। लेकिन मैं पढ़ाऊँगा तो आप लोगों को सारी चीज़ समझाऊँगा कि कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, तमाम चीज़ों के बारे में बताऊँगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दूंगा आप लोगों को। ठीक है। तो ज़रूर आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए, आप ही लोगों का फ़ायदे होने वाला है उसमें। चलिए 22 को ध्यान से पढ़िए। बच्चे को दिया गया ऐसा कार्य जो उसके स्तर से थोड़ा मुश्किल हो तो वे बेहतर जुड़ते हैं और सीखते हैं। लेव वाइगोस्की ने उपरोक्त कथन में बच्चों के विकास के किस क्षेत्र को इंगित किया है? ऑप्शन ए स्कीमा, ऑप्शन बी संभावित विकास का क्षेत्र, ऑप्शन सी वास्तविक विकास का क्षेत्र, या ऑप्शन डी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी समीपस्थ विकास क्षेत्र करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ध्यान से पढ़िए। बच्चे को दिया गया ऐसा कार्य जो उसके स्तर से थोड़ा मुश्किल हो तो वे बेहतर जुड़ते हैं और सीखते हैं। लेव वाइगोस्की ने उपरोक्त कथन में बच्चों के किस विकास के क्षेत्र को इंगित किया? तो वे समीपस्थ विकास के क्षेत्र को इंगित किया है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है? तो इसी ही ZPD के नाम से जानते हैं, जिसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। अपने थ्योरी क्लास में आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ। ये जो इसमें कथन दिया है ना वो लेव वाइगोस्की का विचार था, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। ठीक है। और समीपस्थ विकास क्षेत्र या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है ये बताओ ना। तो ध्यान से सुनिएगा, बता रहा हूँ। ठीक है। देखो, मान के चलो आप लोग ना मिट्टी से केवल जो छोटा छोटा दिया होता है ना वो आप लोग बना सकते हो, आपकी योग्यता केवल इतना ही है। लेकिन ना कोई एक जानकार व्यक्ति होगा, कोई कुम्हार होगा जो इस स्किल में पारंगत होगा, वे आप
आपको मटका बनाने के लिए सिखाएगा आपको, तो क्या करोगे, आप मटका बनाना सीख जाओगे। ठीक है, पहले आपकी योग्यता क्या था, केवल मिट्टी का ना छोटे छोटे दिए बना सकते थे, लेकिन आपको ना एक सहयोग दिया गया, मतलब कोई जानकार व्यक्ति है वो आपको सहयोग दिया और आपको सिखाया कि आप घड़ा भी बना सकते हो इस प्रकार से, तो आपकी जो योग्यता है वो बढ़ गया ना। तो पहले जो आपका योग्यता था वो, और सहायता देने के बाद जो आप लोगों का योग्यता है वो, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगा ना, तो उसे ही लेव वाइगोस्की ने जेडपीडी के नाम से बोला था, जिसे समीपस्थ विकास क्षेत्र कहा जाता है या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, जो आपका पहले योग्यता था वो, और जो आपके सहयोग करने के बाद ना, किसी के सहयोग करने के बाद जो योग्यता है वो, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी था ना, तो इसे ही समीपस्थ विकास क्षेत्र कहा जाता है। समझ में आया आप लोगों को। उसके अलावा ऑप्शन नंबर है स्कीमा। स्कीमा जो होता है ना, वो जीन पियाजे ने दिया है, ये आप लोगों को याद रखना है। प्रमुख उनका क्या है, तो प्रमुख उनका एक सिद्धांत है स्कीमा जो होता है वो। उसके अलावा स्कीम भी दिया था। उसके अलावा और क्या दिया था, जीन पियाजे ने। उसके अलावा समायोजन की जो धारणा है वो भी किसने दिया था, तो जीन पियाजे ने दिया था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 23वां को ध्यान से पढ़िए। सामाजिक विकास से संबंधित किस चरण में व्यक्ति, समूह, समाज और राष्ट्र के बृहत्तर हितों में अपने हितों को त्याग सकता है? ऑप्शन ए उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी प्रौढ़ावस्था या ऑप्शन डी वृद्धावस्था। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, सामाजिक विकास से संबंधित किस चरण में व्यक्ति, समूह, समाज और राष्ट्र के बृहत्तर हितों में अपने हितों को त्याग सकता है? तो जो किशोरावस्था होता है, जो युवावस्था होता है, उसमें क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि राष्ट्र के हित में, समाज के हित में और समूह के हित में अपना जो हित होता है ना, उसको त्याग देता है। उसमें त्यागने की भावना सबसे प्रबल होता है किशोरावस्था में। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 37 को ध्यान से पढ़िए। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? ऑप्शन ए 3 अवस्थाएं, ऑप्शन बी 4 अवस्थाएं, ऑप्शन सी 5 अवस्थाएं या ऑप्शन डी 6 अवस्थाएं। तो प्रश्न क्रमांक 37 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर बी 4 अवस्थाएं इसमें करेक्ट हो जाएगा। कितना, तो 4 अवस्थाएं इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो संज्ञानात्मक बाल विकास की जो अवस्था है वो 4 ही ना अवस्था हो जाएगा जी। आप लोगों को थ्योरी क्लास में बताया था ना, अभी भी बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले संवेदी पेशी अवस्था हो जाएगा। ये जो अवस्था है वो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की रहेगा। ठीक है, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। कितना, तो उसके बाद दूसरा जो होगा वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। इसका जो एज है ना, वो 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक की हो जाएगा। उसके अलावा तीसरा जो होगा वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। इसका जो एज है वो 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की हो जाएगा। और उसके अलावा चौथा जो होगा वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाएं हो जाएगा या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं हो जाएगा। इसका जो एज है ना वो 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक की हो जाएगा। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो सिद्धांत है ना, उसको 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अक्सर इसमें से प्रश्न पूछा जाता है, तो इसीलिए ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 41 को ध्यान से पढ़िए। बालक के शारीरिक व गत्यात्मक विकास की दिशा होती है। ऑप्शन ए सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, ऑप्शन बी सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, ऑप्शन सी पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, या ऑप्शन डी पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो आप लोगों को क्या इसका आंसर होगा ये बताना है। और अपने ना पिछले क्लास में आप लोगों को बता दिया हूँ कि एक जो बालक का शारीरिक जो विकास है और गत्यात्मक विकास है ना, वो कैसे कैसे होता है, किस ओर से किस ओर चलता है, आप लोगों को बता दिया हूँ। तो गलती आप लोगों से नहीं होना चाहिए। क्या इसका आंसर होगा बताइए।
तो प्रश्न क्रमांक 41 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाह की ओर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बालक के शरीर व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। तो एक जो बालक है ना उसका शारीरिक और क्रियात्मक विकास जो होता है वो शरीर के क्या होता है, तो वो शरीर के सिर जो होता है ना तो वहाँ से पैर की ओर होता है और उसके अलावा ना मध्य से बाह की ओर होता है। आप लोगों को बताया हो ना बालक का जो विकास होता है वो दो प्रकार से होता है। सबसे पहला जो होता है वो सिफेलोकॉडल होता है जिसे सिरस्थ धोमुखी विकास कहते हैं। सिफेलोकॉडल में क्या होता है, एक जो बालक है ना उसका सबसे पहले धड़ का विकास होता है, उसका मुंडी जो होता है सिर होता है ना तो उसका पहले विकास होता है और उसका विकास होने के बाद ना नीचे की ओर चलता है, पैर की ओर जो विकास है वो चलता है जिसे सिरस्थ धोमुखी विकास या सिफेलोकॉडल के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो विकास होगा ना केंद्राधोमुखी विकास होगा। क्या? तो केंद्राधोमुखी विकास दूसरा होगा। और इस विकास में क्या होता है, सबसे पहले बालक के जो मध्य होगा ना, शरीर का जो मध्य होगा वहाँ पर जिसका हार्ड होगा ना बालक का, तो उसका विकास पहले होता है मध्य भाग का, उसके दिल के पास का। और उसके बाद जो हैगा ना वो बाहर की ओर फैलता है, मतलब उसके जो बाह्य अंग होंगे ना उसकी ओर फैलता है। तो बालक का जो विकास है मुख्यतः दो प्रकार से होता है। सबसे पहले सिफेलोकॉडल जिसे सिरस्थ धोमुखी विकास कहते हैं और दूसरा जो है वो केंद्राधोमुखी विकास इसको भी कहा जाता है। तो इन दोनों को याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 41 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। दोनों को आप लोगों को याद रखना है, पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप लोगों को जो क्लास लिया हूँ उसी क्लास का क्वेश्चन कराऊँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ला करके दे दूंगा, बनाना पड़ेगा आप लोगों को। समझ में आया? कुछ आप लोगों को ये बोलना नहीं है कि सर मेरे को केवल यही पढ़ना है वो पढ़ना है, एग्जाम में पूछा जाएगा तो बोल पाओगे क्या? ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आप लोगों को जिस प्रकार से भी क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को हैंडल करते हुए चलना है, ठीक है। और आप लोगों के मन में ये भी नहीं आना चाहिए कि सर अक्सर हमेशा कूट कूट में पूछा जाता है। तो अगर कूट में प्रश्न पूछा जाएगा ना तो इन्हीं प्रश्नों को एक में मर्ज करके पूछा जाता है। कोई भी बुक लोगे तो अलग से कूट वाला प्रश्न नहीं होता है, व्यापम अपने मन से उसको क्वेश्चन को बनाता है कूट में। तो इसीलिए आप लोगों को ना सारे क्वेश्चन को, सारे जो मेथड है उसको अच्छे से जानना है, मतलब सारे जो आप लोगों का डाटा है उसे अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। समझ में आया? चलिए प्रश्न क्रमांक 58 को अब ध्यान से पढ़िए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण का सही क्रम है। आप लोगों को चारों चरण को अभी जस्ट कुछ टाइम पहले बताया हूँ, तो आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए संवेदी क्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल क्रियात्मक। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। आप लोग खुद पढ़ लीजिए, सेम टू सेम है, उसी को बार बार रिपीट किया गया है, ठीक है। तो क्या इसका आंसर होगा, आप लोग ना खुद से पढ़ लीजिए और बताइए। आप लोगों को बता दिया हूँ कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के जो 4 चरण है वो कौन कौन से होते हैं, बता दिया हूँ। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 58 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। संवेदी क्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक जो अवस्था है ना इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण का सही क्रम है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों को आप लोगों को बताया हो ना। पहला जो होगा वो संवेदी क्रियात्मक हो जाएगा जिसे संवेदी पेशी अवस्था के नाम से जानते हैं। इसका जो एज है वो 0 से 2 वर्ष तक की है। दूसरा जो होगा वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा और इसका जो एज है वो 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक की रखा गया है। तीसरा जो होगा वो स्थूल संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा और इसका जो एज है वो 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की रखा गया है। और चौथा जो होगा वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा और इसका जो एज है वो 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक की रखा गया है। तो इसके क्रम को भी आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहला संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इन चारों अवस्था को याद रखना है, पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर भी पूछा गया है। तो इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखना है आप लोगों को, चाहो तो नोट करके भी रख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 59 को ध्यान से पढ़िए। पियाजे के अनुसार बच्चा कब मूर्त चीज़ों के लिए ज़्यादा तार्किक लेकिन अमूर्त विचारों का अभाव की अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी संवेदी पेशी अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो क्या इसका आंसर हो सकता है?
तो प्रश्न क्रमांक 59 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पियाजे के अनुसार बच्चा कब मूर्त चीज़ों के लिए ज़्यादा तार्किक लेकिन अमूर्त विचारों का अभाव की अवस्था में पाया जाता है। मूर्त चीज़ों का मतलब ये होता है कि सामने एक बालक के जो भी चीज़ रखा हुआ होता है ना, तो उस चीज़ के बारे में वो देख करके सोच सकता है, तो इसे ही क्या बोलेंगे? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही बालक जो है ना वो सामने चीज़ जो रखा हुआ होता है उसके बारे में सोच सकता है, लेकिन अमूर्त जो चीज़ होगा ना, मतलब जो चीज़ उसके सामने नहीं होगा उसके बारे में वो बालक नहीं सोच सकता। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। और इसका एज क्या है? तो इसका जो एज है ना वो 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की इसका आयु रखा गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 60 को ध्यान से पढ़िए। स्कैप फोल्डिंग से तात्पर्य है वह कार्य जो बालक ऑप्शन ए स्वयं आसानी से कर पाता है, ऑप्शन बी मित्रों की मदद से कर पाता है, ऑप्शन सी शिक्षकों की मदद से कर पाता है, या ऑप्शन डी स्वयं करने में असमर्थ है। तो प्रश्न क्रमांक 60 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी शिक्षकों की मदद से कर पाता है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? स्कैप फोल्डिंग से तात्पर्य है वह कार्य जो बालक। तो स्कैप फोल्डिंग के बारे में अभी आप लोगों को बता दिया होना कि स्कैप फोल्डिंग क्या होता है। स्कैप फोल्डिंग का मतलब है कि शिक्षक द्वारा जो मदद दिया जाता है ना, मतलब अपने से कोई जानकार व्यक्ति होगा ना तो वो आप लोगों को क्या किया जाएगा? मदद किया जाएगा। और जैसे जैसे उस कार्य में या वो जो स्किल है आप सीख जाओगे तो धीरे धीरे उस मदद को कम किया जाएगा, तो उसे ही क्या बोला जाता है? स्कैप फोल्डिंग कहा जाता है। ठीक है, और इसमें जो करेक्ट आंसर लिया है ना वो ऑप्शन नंबर सी शिक्षकों की मदद इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इन दोनों ऑप्शन में ना जो शिक्षक होंगे वो अधिक जानकार व्यक्ति होंगे, ज़्यादा वो क्या होंगे? स्किल पर्सन होंगे, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी को लिया जाएगा। मित्र की मदद ले सकते हो, लेकिन मित्र जो है वो आपके बराबर ही होंगे, लगभग लगभग आपके ही जितना स्किल वो भी रखे होंगे, लेकिन शिक्षक जो होंगे वो आपसे ज़्यादा स्किल में पारंगत होंगे, तो वो आपको ज़्यादा मदद कर सकता है, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 60 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 61 को ध्यान से पढ़िए। अब जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में भाषा योग्यता एवं संप्रेषणशीलता का सर्वाधिक विकास होता है? ऑप्शन ए इंद्रिय जनित गामक अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या ऑप्शन डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 61 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में भाषा योग्यता एवं संप्रेषणशीलता सर्वाधिक विकसित होता है? भाषा योग्यता मतलब ना कोई भी लैंग्वेज ना जो अपनी मातृ टंग होगा ना तो उसके बोलने की पूरी तरह से सक्षम हो जाएगा। और संप्रेषणशीलता मतलब बोलने की जो कला होता है ना, दूसरों से जो बातचीत करने की जो योग्यता होता है ना, तो उसे संप्रेषणशीलता बोलते हैं। तो सर्वाधिक विकसित किस अवस्था में होता है? तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का एज क्या है? तो वो 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक की जो आयु होगा ना, तो उस आयु का जो बालक होंगे उसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का बालक माना जाता है। और 11 से 15 वर्ष की आयु में जो बालक है वो भाषा जो है वो पूरी तरह से सीख जाया होता है। और संप्रेषण मतलब ना किसी से भी बोलने की जो क्षमता है वो पूरी तरह से विकसित हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से फटाफट अंदाज में। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 62 को ध्यान से पढ़िए। पियाजे के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। ऑप्शन ए 8 से 15 वर्ष, ऑप्शन बी 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन सी 0 से 8 वर्ष, या ऑप्शन डी 15 से 18 वर्ष। तो प्रश्न क्रमांक 62 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी 7 से 11 वर्ष इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो आप लोगों को चारों अवस्थाओं के बारे में बताया हूँ ना जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की। सबसे पहला जो अवस्था होगा वो संवेदी पेशी अवस्था हो जाएगा। इसका जो एज है वो 0 से 2 वर्ष होगा। दूसरा जो होगा वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। इसका जो एज है वो 2 से 7 वर्ष है। तीसरा जो एज होगा
वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। 7 से 11 वर्ष इसका एज होगा। चौथा जो होगा वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। इसका जो एज है वो 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष हो जाएगा। अब प्रश्न क्या पूछा है, संज्ञानात्मक विकास में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किस में है, तीसरा में हो जा रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा, बी ही ना करेक्ट होगा। तीसरा में क्या है, 7 से 11 वर्ष बोला गया है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष ही ना होगा जी। तो इसीलिए आप लोगों को बोल रहा था, इन तमाम चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है, पूछा जाता है ऐसे ही प्रश्न घुमा घुमा करके। समझ में आया आप लोगों को। चलिए प्रश्न क्रमांक 63 को अब ध्यान से पढ़िए। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है। ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक काल, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रिया काल, ऑप्शन सी प्राक संक्रिया काल या ऑप्शन डी मूर्त संक्रिया काल। तो प्रश्न क्रमांक 63 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी प्राक संक्रिया काल करेक्ट हो जाएगा। कैसे, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का दूसरा अवस्था है, तो दूसरा जो अवस्था है ना उसे प्राक संक्रिया काल या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी बोला जाता है। दोनों को याद रखना है, दोनों सेम है, ठीक है। तो इसीलिए चारों जो इनकी अवस्था है ना उसे नोट कर लेना और एक बार पढ़ लेना, एग्जाम से पहले पूछा जाता है ऐसे प्रश्न, इसीलिए आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, बेवजह नहीं पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी मेरे को नहीं पढ़ाना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए इसके बाद ना ये जो तमाम क्वेश्चन है ना आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, आपके होमवर्क पे डाल देता हूँ, ठीक है। ये जो एक प्रश्न, ये 64 हो गया, 65 हो गया, ये अलग अलग ना 8-10 प्रश्न आप लोगों का अलग से दिया हूँ ना, तो इसे आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। इसको आप लोगों को होमवर्क के तौर पे छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। ये तमाम प्रश्न ना आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ और अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ आप लोग एक बार इसको और प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और केवल केवल इसे अपने मैं व्हाट्सअप ग्रुप में डालूंगा, कहीं और भी नहीं डालूंगा। क्यों, क्योंकि देखो मेरे को कम लोगों को पढ़ाना है चलेगा, लेकिन बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। सारा जो पीडीएफ है ना उसी व्हाट्सअप ग्रुप में डालूंगा और बेहतरीन तरीके से, ताकि आप लोगों का तैयारी हो सके, ठीक है। और पीडीएफ के लास्ट में इसका आंसर भी दे दूंगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है, क्या है इसका आंसर। तो चलिए, अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो इसको भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि ऐसे जब भी मैं आप लोगों को क्लास लाऊं तो प्रॉपर टाइम पे मिले और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो, ठीक है।